स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे अडोबी लाइटरूम के बारे में। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, ये ट्यूटोरियल नहीं है, नाम में भी मैंने ट्यूटोरियल नहीं दिया। ये एक्सप्लेन्ड है कि ये है क्या, क्योंकि हर कोई जो कैमरा लेता है उसको कोई ना कोई बोला हो भाई लाइटरूम है कि नहीं, या इसके बारे में आप ज़रूर सुनेंगे। समझिए ये है क्या। तो लाइटरूम समझिए काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है। इसका विंडोज़ वर्जन अराउंड समझिए 2007 फरवरी में उतारा गया था, और उससे पहले बेटा वर्जन्स भी उतारे गए थे। तो काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है। और ये समझिए कि ये फ़ोटोग्राफ़र को देख के बनाया गया है, यानी कि मतलब आपके जो ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, उनके लिए अलग-अलग सॉफ्टवेयर बनते हैं, उनके हिसाब से बनता है। जैसे आपका फ़ोटोशॉप हो जाए, इल्यूस्ट्रेटर हो जाए, ये सब उनके स्पेसिफ़िकली बना है। फ़ोटोग्राफ़र के लिए ये दोनों में से कोई टूल नहीं है। तो लाइटरूम जो बनाया गया था, फ़ोटोग्राफ़र को मद्देनज़र रख के बनाया गया था। और इसमें 2 काम एक साथ होता है। पहला काम होता है ये इमेज ऑर्गेनाइज़ करता है। आप लोग में से जो लोग भी फ़ोटोग्राफ़ी करते हो या एज़ ए हॉबी भी करते होगे, अगर आप फ़ोटो ठीक से नहीं रख रहे हो तो आपका सारा फ़ोटो गायब हो जाता है। और गायब ऐसा भी नहीं कि डिलीट हो गया, आपको खुद ही नहीं पता कि वो फ़ाइल किस जगह पे रखी गई थी। तो ऑर्गेनाइज़ेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ासतौर पे अगर आप कैमरास के साथ काम कर रहे हैं, अलग-अलग टाइम पे कर रहे हो, ऑर्गेनाइज़ अगर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप खुद ही खो जाएँगे कि भैया मेरा कंप्यूटर में किस हार्ड ड्राइव में कहाँ था। तो ये इमेज ऑर्गेनाइज़ेशन को बहुत सीरियसली, बहुत ढंग से करता है। फिर मैनिपुलेशन, यानी कि इमेज जो आप ले रहे हो और कैमरा से जो आ रहा है, ख़ासतौर पे रॉ फ़ाइल, उसमें बहुत ज़्यादा डेटा होता है। लेकिन जो आप देखते हो, स्क्रीन पे देखते हो या कैमरा के पीछे देखते हो, वो उसका समझिए एक कंप्रेस्ड रेंडर है। तो जब आप मैनिपुलेशन करते हो तो मैनिपुलेशन वो रॉ लेवल पे किया जाता है, और आप बहुत चीज़ कर सकते हो उसके बाद। मतलब कि व्हाइट बैलेंस, सबसे ज़्यादा दिक्कत व्हाइट बैलेंस में आता है लोगों को। और इसीलिए देखिए कैमरा में व्हाइट बैलेंस सिर्फ कूल या वार्म होता है, जबकि आप लाइटरूम में देखेंगे कूल, वार्म और ये टिल भी जैसे आ जाता है। मतलब समझिए 2 शेड आता है, मतलब 4 वेक्टर होते हैं, वो आपको मिल जाता है। तो और ये समझिए कि ये सारा चीज़ एक जगह पे दे रहा है। एक सॉफ्टवेयर आप खोलिए, उसमें सारा ऑर्गेनाइज़ेशन भी होगा और मैनिपुलेशन भी होगा। और बैच प्रोसेसिंग भी इसमें बहुत आसान होता है। जैसे कि आपने मान लीजिए बहुत सारे फ़ोटोज़ देखे, और उसमें से हो गया भाई कुछ फ़ोटोज़ में अगर ये सेटिंग लगा दे, जैसे मान लीजिए कि आपको है कि ये सारा फ़ोटो जब मैं ले रहा था मेरा सेटिंग गलत था, सब थोड़ा-सा ओवर एक्सपोज़ हो गया, कोई बात नहीं। सब में बैच लगा के आप कर दीजिए कि अंडर एक्सपोज़ कर दे। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक बैच चल रहा था, आपने काम किया तो तरर्र खींच लिया है खूब सारा फ़ोटो। पहला फ़ोटो को एडिट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी सेटिंग्स कीजिए, और फिर बाकी सबको सेलेक्ट कर लीजिए, पेस्ट सेटिंग्स कर दीजिए। जितना भी आपने मॉडिफिकेशन किया है सब उसमें डंप हो जाएगा। और इसे बड़ा हर चीज़ का बनाया गया फोटोग्राफर के हिसाब से। बैच वन स्पॉट सारा चीज़ हो जाएगा, बैच प्रोसेसिंग भी हो जाएगा। और अगर इसका ओरिजिनल आप लेना चाहते हैं तो 800 रुपया महीना तक आपको लग सकता है। उससे कम में भी है, उससे ज़्यादा में भी है, बट अगर लाइटरूम का जो जिसमें मैं यूज़ करूँ तो वो 800 रुपया पे आएगा। और ये समझिए काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। विंडोज़ सपोर्ट करता है, एंड्रॉइड करता है, यानी कि आप अपने मोबाइल में काफ़ी एडवांस कर सकते हैं। आईओएस में करता है, मैक में करता है, सब में करता है, और मल्टी मॉनिटर भी सपोर्ट देता है। तो कई बार होता है कि लोग एक फ़ोटो ये रखते हैं, क्या बोलते हैं, मेन मॉनिटर रखते हैं जिसमें फ़ोटो देखते हैं, वो कलर एक्यूरेट रहता है, दूसरा रखते हैं जिसमें सेटिंग वोटिंग छेड़ते रहते हैं। मतलब डेवलपमेंट का काम दूसरे में होगा, लेकिन देखने का विजुअल फीडबैक वो अच्छे मॉनिटर में करेगा। या ये बंदा उल्टा कर रहा है, हो सकता है कि ये मॉनिटर ज़्यादा कलर एक्यूरेट है, ज़्यादा कैलिब्रेटेड है, तो इसमें इमेज देखो और इसमें सारा ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट का काम करो। तो ये हुआ लाइटरूम, फोटोग्राफर्स के लिए बनाया गया टूल है। अब बात करते हैं लॉजिक क्या है। तो लॉजिक इसका ये है कि हर चीज़ को आप एक सेंट्रल कैटलॉग में डालिए। ज़रूरी नहीं है कि सारा एक ही कैटलॉग में हो, लेकिन जनरली रेकमेंड किया जाता है आज के टाइम में। पहले इस सब सॉफ्टवेयर का थोड़ा लिमिट था कि 1-2 मिलियन फाइल से ज़्यादा नहीं संभाल पाता था। आजकल कई मिलियन फाइल संभाल लेता है। तो यानी चांसेस कम है कि आप इसका जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन एल्गोरिथम है उससे ऊपर चले जाएंगे। तो जनरली कहा जाता है कि एक सेंट्रल प्राइस, जैसे कि मेरा सारा फोटो जो सबसे पुराना जाता है 2011 तक जाता है, तो 2011 से 2023 तक सारा है मेरे पास, और एक ही कैटलॉग में है। तो कैटलॉग का मतलब क्या होता है, कैटलॉग बस एक गुच्छा आप बना रहे हो जिसके अंदर सारा चीज़ आप डाल दे रहे हो। यहाँ पे आप करते हो फाइल इंपोर्ट, रेट करते हो और कीवर्ड लगा सकते हो। रेट करेंगे जो आप देखते हैं स्टार, और कीवर्ड भी, और ये समझना ज़रूरी है, ये सब आप विंडोज़ में डायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फाइल को आपने रेट कर दिया कि वो 3 स्टार है, 5 स्टार है। जैसे मान लीजिए आपका दिल खुश हो रहा है, 5 स्टार मार दिया। आपको लग रहा है भैया इसको डिलीट ही करना, 1 स्टार कर सकते हैं। आपको कि भैया ये 3 स्टार है, इसको लेकिन किसी को दे के करना, मतलब पॉलिश कराना होगा, तो आप कर सकते हो। और विंडोज़ में राइट क्लिक अगर आप करते हैं, मतलब विंडोज़ एक्सप्लोरर में आपको ऑप्शन मिलेगा कि बाय रेटिंग कर लीजिए, आपके सारी फोटोज़ की रेटिंग देखिए। आप रेटिंग से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 3 स्टार रेटिंग वाला है जिसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उसको सेलेक्ट करके किसी फोल्डर में रख लीजिए, जब टाइम मिले तो उसे एडिट कर सकते हैं। तो वही इसमें इंपोर्टिंग करना, इंपोर्टिंग एज इन कार्ड से डंप लेना,
और आप चाहें तो दूसरे पुराने उससे भी ले सकते हैं, हार्ड ड्राइव से भी ले सकते हैं। रेट करना ताकि ये सारा फ़िल्टरिंग आपका से कीवर्ड करना, कीवर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सब एक्सिफ मेटा डेटा में स्टोर हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी मॉडल का शूट कर रहे हैं, तो उस मॉडल का नाम डाल दीजिए कीवर्ड में, आपको मतलब खोजने का दिक्कत नहीं होगा, वो रहेगा फ़ाइल में। आप किसी शादी में जा रहे हैं, उस शादी का क्लाइंट का नाम लिख दीजिए, वो रहेगा परमानेंटली वहाँ पे। तो ये सब काफ़ी आसान कर देता है। लॉन्ग टर्म में आप अपने आप को बहुत ये कहेंगे, शाबाश कहेंगे, और अगर नहीं करते हैं, तो अपने आप को गाली देंगे बहुत ज़ोर से। एक कहावत है चाइनीज़ में जो काफ़ी अच्छा रहता है कि बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री इज़ 30 ईयर्स अगो, नेक्स्ट बेस्ट इज़ नाउ। यानी कि पेड़ लगाने का सबसे बढ़िया टाइम होता है 30 साल पहले, दूसरा बढ़िया टाइम है अभी। तो ये सब आप अभी से ही अगर करना शुरू कर दो, जैसे मान लीजिए आप पहले ढंग से नहीं कर रहे हो, रेट नहीं कर रहे हो, कीवर्ड नहीं डाल रहे हो, अब से भी करना शुरू कर दीजिए, काफ़ी आपको मदद होगा। मतलब आपका भविष्य वाला वर्जन आपको गाली ना दे। फिर ये नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग करता है, यानी कि मान लीजिए आपने फोटो लिया, फोटो में आपने देखा भाई एक्सपोजर थोड़ा बड़ा, थोड़ा रिच लगाते हैं, एक्सपोजर की आपने प्रिंटर में भेज दिया, प्रिंटर में वो फील नहीं आ रहा है आपको, भाई तो फोटो बिगड़ गया नहीं, आराम से एक्सपोजर चेंज कर दिया। रॉ फाइल आप इसमें डालते हैं, तो इसलिए बोला था कि रॉ फाइल को छेड़ा नहीं जा रहा, उससे जो एक्सट्रैक्ट निकल रहा है उस एक्सट्रैक्ट में आप सेटिंग चेंज कर रहे हैं। 1000 बार चेंज कीजिए, लाख बार चेंज कीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नॉन डिस्ट्रक्टिव है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला ओरिजिनल का, और सोर्स आपका फाइल जो है वो सेफ रहता है। और फिर समझिए जो आप एक्सपोर्ट डिलीवरेबल्स होते हैं, यानी कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, आपको जेपीईजी चाहिए, कुछ कुछ केसेस में आपको पीएनजी चाहिए, और कुछ कुछ केसेस में टारगा चाहिए होता है। जो जो चीज़ चाहिए वो डिलीवरेबल आपको मिल जाएगा, और उसके हिसाब से आप सेटिंग कर लो और उसको प्रिंट में भेज दो। तो ये इसमें जैसे मेरा ये कैटलॉग है, जैसे बर्ड फोटोग्राफी कर रहा था, खूब सारा बर्ड बन गया, ये इसे फिल्म स्ट्रिप कहते हैं, बोल रहे ना, सारा चीज़ सॉफ्टवेयर किस बना। और यहाँ पे तो मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ, आप लेफ्ट राइट व्यू भी कर सकते हैं, बहुत सारा सेटिंग है, खूब सारा सेटिंग, मतलब सेटिंग से मानो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो लॉजिक यही है, और इस मतलब सॉफ्टवेयर का जो यूज़र इंटरफेस का लॉजिक है इस तरफ से उस डायरेक्शन में जाता है। यानी कि सबसे पहला चीज़ आपका यहीं होगा, फिर दूसरा चीज़ यहाँ होगा, फिर तीसरा चीज़ वहाँ होगा। तो आप समझना चाहते हैं ना कि क्या चीज़ पहले होना चाहिए, वो यहाँ वाला होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा होगा। ये यूज़र इंटरफेस में उन्होंने लॉजिक लगाया है, और मतलब इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई क्या चीज़ पहले होना चाहिए। इसीलिए देखिए सबसे पहला है लाइब्रेरी, दूसरा है डेवलप, उसके बाद बाकी सारा चीज़ आता है, प्रिंट एकदम आखिरी में आता है। इनका लॉजिक वही है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्टिंग, जो सबसे पहला काम आप करोगे। तो सबसे पहला समझिए, इसमें आप कार्ड से इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे कैमरा का कार्ड हो जाए, कोई भी फॉर्मेट हो जाए, इसके लिए बस वो एक्सटर्नल मीडिया के तौर पर डिटेक्ट होगा। और आप चाहे ओल्ड पीसी, आपके पास मान लीजिए कंप्यूटर है और उसमें आपने बहुत सारा फोटो रखा है, आप उसको भी कर सकते हो, आप उसको भी कर सकते हो। मेरे केस में तो और जैसा ही हुआ, जैसे मैं रिसेंटली सीखा हूँ डेट को फाइल में डालने का इंपॉर्टेंस, तो मेरे पास समझिए पहले से किया हुआ था, लेकिन उसे मुझे रीडू करना था, वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि इसमें आप ऊपर देखेंगे कॉपी एज डीएनजी, डीएनजी एक ओपन फॉर्मेट है इसका। ओपन मतलब पूरी तरह से नहीं ओपन है, लेकिन ओपन एज इन लेकिन बाकी सारी कंपनी भी यूज़ कर सकती है। ये डिजिटल नेगेटिव करके है, अडोबी ने बनाया था, उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर दूसरा कॉपी, इसमें आपका जो रॉ फाइल है, कैमरा का जो भी रॉ फॉर्मेट है वो सीधा कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर देता है। कई लोग प्रेफर करते हैं डीएनजी करना, डीएनजी का अपना फ़ायदा नुकसान है। कई लोग प्रेफर करते हैं जो कैमरा का रॉ है वही सीधा का सीधा उठा के रख दो, कोई छेड़ो मत, वो दोनों का अपना फ़ायदा नुकसान है। जनरली अगर आपका प्रोसेसर बहुत बम नहीं है, कॉपी कीजिए, और आपको नहीं माने तो मत ही कीजिए, डीएनजी करने की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपका मतलब कुछ है रिक्वायरमेंट जिसमें कंपलसरी है तो कीजिए। फिर उसके बाद आता है मूव। मूव बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मतलब ये आपका कट पेस्ट कर रहा है। मूव में आप ऐसा समझिए कि आपका मेरा ये फोल्डर में था काफ़ी सारा फोटो जो अनऑर्गेनाइज था, इसे मैं ऑर्गेनाइज करूँगा, मूव कर लीजिए। ऐड करना कि नहीं पहले से ही हार्ड ड्राइव में है बहुत पुराना सब, जिसको आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, उसे आप कर सकते हो। तो ये सब वही हो गया, बेसिक लेयर पे हो गया। और ये होता है पहला लाइन मैनेजमेंट का। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये ऐप का तभी फ़ायदा होने वाला है जब आप इसे अच्छे से यूज़ करते हैं। सिर्फ फोटो डेवलप करके दे रहे हैं, आप आधा काम कर रहे हैं। इसमें दो चीज़ है, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट। मैनेजमेंट अगर आप नहीं करेंगे, आप अपने आप को ही दूसेंगे। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला चीज़ होता है कि उसमें जो लाइटरूम बनाया गया, वो बहुत समझदार लोग हैं, उन्होंने सीधा डाला कि हर चीज़ इस फॉर्मेट से सेव होता है। यानी कि सबसे पहला फोल्डर होगा ईयर, 2012, 2013, 2014, 2015 ईयर्स में सेव होता है। फिर उसके नीचे जाइएगा और उसके बाद वो महीना स्टेयर करेगा कि 2013 8, 2018 5, ऐसे ऐसे करके वो मंथ्स होगा। फिर मंथ के अंदर घुसेगा तब आपको ईयर मंथ डे डेट ऐसा फॉर्मेट करके करते हैं, ताकि आपको कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको बस ईयर पता होना चाहिए किस ईयर में हुआ था, आप दिमाग से खोज सकते हैं। और
अब यहाँ पे मैं तो ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं मेरे को जो फाइल्स हैं, यानी कि जो रॉ फाइल मैं निकाल रहा हूँ कैमरा से, आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि कैमरा में ये क्यों नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपका है कि भाई कैमरा से जो फाइल निकला उसी को मैं रीनेम कर दूँ, जो कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए लाइटरूम से आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जंप करते हैं, या आपको किसी कारण से आपका कैटलॉग उड़ जाता है, करप्ट होता है, या आपने बैकअप नहीं किया था तब नुकसान होता है, तो मतलब ओरिजिनल सोर्स आप नहीं भुलाना चाहोगे ना, तो ये आप कर सकते हो। ये मैं अभी रिसेंटली करने लगा हूँ। इसमें मैं ईयर, मंथ, डे, आवर और मंथ बोल रहा हूँ यहाँ पे, मिनट, सेकंड और कैमरा सीक्वेंस। और सेकंड के बाद ये समझिए मिली सेकंड में नहीं जाता है, तो कैमरा सीक्वेंस करना रहता है, क्योंकि बहुत सारे कैमरे में बर्स्ट मोड होता है। बर्स्ट मोड 1 सेकंड के अंदर कई फोटो ले सकता है, तो अगर आप सेकंड पे रख के छोड़ देते हैं, कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा, भैया मैं किस फोटो को क्या नाम दूँ, तो इसीलिए कैमरा सीक्वेंस वहाँ रखते हैं। तो एग्जाम्पल बनेगा जैसे 2023-03-28 7:50 के 55 सेकंड पे 57 सेकंड पे, और वो मतलब मेरा नंबर बन जाएगा। ये आप ऐसा ये फॉर्मेट डाल देते हो लाइटरूम में, तो जितनी भी रॉ फाइल आप इंपोर्ट कर रहे हो, फाइल में कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, बस रीनेम हो जा रहा है। और ये नेम आप किसी को भी कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, ये कभी भी अपना वो नहीं भूलेगा, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं भूलेगा। आप किसी भी विंडोज़ में लाइए, किधर भी कीजिए, गूगल ड्राइव में डालिए, फिर निकालिए, अरेंज बाय नेम, ये ऑटोमेटिकली अरेंज कर देगा। इसीलिए ये फॉर्मेट ज़रूरी है। ये अरेंज बाय नेम में काम करता है, क्योंकि समझिए सबसे बड़ा यूनिट, फिर छोटा, फिर छोटा। अगर आपको जैसे को बताया 23 तारीख, क्या 23 तारीख किस महीने का, कोई मतलब नहीं है। फिर आपको इसीलिए ईयर सबसे पहला आप पता समझिए, दो जो भी आप बोल रहे हो वो उस ईयर में हुआ है, ठीक है, कौन से महीने में, महीना हो गया, फिर डेट हो गया। ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट चलता है। इंपोर्टिंग में ध्यान दीजिए, इसमें इसी टाइम में आप कीवर्ड, रेटिंग, ये सब कर सकते हो। और रेटिंग आप ध्यान दीजिए आपके कैमरा में भी रहता है, और वो भी आप कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए आप लोग फोटो खींच लिए और बैठे हुए कुछ जगह, जैसे हम लोग स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे थे, ब्रेक पड़ा है बीच में, उस टाइम में आप फोटो को रेट कर सकते हो, और वो रेटिंग यहाँ दिखेगा। इसीलिए वो सारा फाइल मेटा डेटा के साथ रहता है, ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी मदद आता है। अब आते हैं एडिटिंग में। तो एडिटिंग में ये समझिए कि यहीं पे आप फोटो डेवलप करते हैं। ये लाइटरूम का, अगर आप लोग नेगेटिव में काम करें, लाइटरूम में उसे डेवलप किया जाता है। फिजिकल लाइटरूम होता था, एक लाइट रूम होता था आयरॉनिकली, जिसमें एकदम अंधेरा रहता था, मतलब ताकि नेगेटिव एक्सपोज ना हो जाए, तो उसको डेवलप किया जाता था। लाइटरूम वहीं से नाम उठाया है। तो यहाँ एडिटिंग में डेवलपमेंट होता है। क्या इसमें आप लेयर कर सकते हैं? नहीं, ये फोटोशॉप नहीं है। इसका मेन काम होता है डेवलपमेंट करना। इसमें मेन है ट्यूनिंग दी जाती है कि फोटो जो है रॉ फाइल, उस पर आप एकदम ट्यून करो, उसको मसाज करो। आपको मास्किंग का फंक्शन ज़रूर मिलता है, ये बात समझना ज़रूरी है। यानी कि मान लीजिए आप चाहते हो कि दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ है जैसे मान लीजिए, और वाइफ का चेहरा बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहा है, यानी कि मतलब स्किन टोन उसका बहुत ज़्यादा है, हस्बैंड बहुत ज़्यादा वो लग रहा है कॉन्ट्रास्ट लगा। अब हस्बैंड को हाईलाइट कर लो, सेलेक्ट कर लो, और उसका सेटिंग बदल दो, ताकि वो ठीक से बैलेंस लगने लगे। ऐसा आप कर सकते हो। मास्किंग कर सकते हो, ये कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो। लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, करने भी नहीं देगा, ये सॉफ्टवेयर उसके लिए है ही नहीं। और वही समझिए, मास्क बना के बहुत चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। आजकल तो पैच टूल भी दे दिया, जैसे मान लीजिए कोई तार आ गया तो उसको क्लोन स्टैम्प जैसा टूल दे दिया है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा और बात है, बहुत ज़्यादा नंबर स्लाइडर्स हैं। यानी कि अगर आप ये कभी खोलेंगे, जो उसका मेन डेवलप टैब होता है, टैब खोलिए, उसमें सबसे पहला आएगा आपका बेसिक वाला, बेसिक आता है, फिर टोन कर्व आता है, बहुत सारा आ जाता है। मतलब हैरान हो जाएंगे, अगर सारा एक साथ खोल दे तो आप स्क्रॉल करते करते ही थक जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्लाइडर्स हैं इसमें, और ऑब्वियसली दिया गया है ताकि पूरा मसाज कर सकें, और बिना कोई फोटो में छेड़खानी किए आप एकदम अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो वो अच्छी बात है कि साइड इफेक्ट है कि नए जो लोग कूदते हैं थोड़ा थक जाते हैं, तो जनरली कहा जाता है कि पहला वाला रखो, उसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है आपका वाइट बैलेंस हो जाए, टिंट हो जाए, आपका एक्सपोजर हो जाए, कॉन्ट्रास्ट हो जाए। फिर नीचे नीचे आते जाओ तो कलर लेवल पे स्पेसिफिक आता है, और नीचे आते जाइए तो उसमें सबसे मेरा फेवरेट है मतलब डी नॉइस करके है। फिर बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स आते हैं। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे लोग प्रीसेट बनाने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि मेरा कैमरा का ये सिग्नेचर है, जैसे आपने मान लीजिए 3-4 कैमरा शूट करे, आपको पता है भैया ये नाइकॉन वाला जो है ना, इसमें मतलब थोड़ा शार्पनेस कम आता है, ठीक है, इसमें कलर लेकिन अच्छा आता है, शार्पनेस कम आता है, ठीक है, आप शार्पनेस बढ़ा दिए। उसका प्रीसेट है कि जैसे आप फिल्टर किए, फिल्टर बाय कैमरा, सबको सेलेक्ट किए, सब में अप्लाई कर दिए प्रीसेट। आपको पता है ये सेटिंग मेरे को करना ही है, आप एक ही शॉट में प्रीसेट मार दिया। दूसरा हो सकता है कैनन की, अरे भैया शार्पनेस बहुत अच्छा है लेकिन नॉइज़ बहुत आता है इमेज में, आप उसमें आराम से करिए डी नॉइजिंग का मतलब जो सेटअप है कर दीजिए, प्रीसेट का सेटअप। और कई लोग तो प्रीसेट इतना अच्छा से करते हैं कि मतलब पहला फोटो लिए, प्रीसेट बनाए, काम खत्म सर, वो प्रीसेट सारे फोटो में पेस्ट कर देंगे। मॉडल फोटोग्राफर्स लोग इसको खूब यूज़ करते हैं, या कोई भी ऐसा काम जहाँ पे फिक्स जगह पे हो कि मेरे को यही चीज़ बहुत करना है, तो आप वो कर सकते हो, बहुत फायदेमंद रहता है। अब बात करते हैं इतने सारे स्लाइडर्स, और मान लीजिए अगर आप शादी में कर रहे हो, आराम से 400-500 फोटो तो बनेंगे ही, और उसमें से आपको कम से कम 100 फोटो पे प्यार से मेहनत करना है, जो आपको क्लाइंट को प्रिंट करके देना है। तो वहाँ पे ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है, कीबोर्ड स्लाइड बहुत दिक्कत होता है। अब बहुत लोग एडिटिंग इसीलिए नहीं करते हैं कि ये सब बहुत फछंग लगता है, तो उस सब जगह पे आप इस तरह के हार्डवेयर खरीद सकते हैं। ये है एग्जांपल दिखा रहा हूँ, लूप डेक, ये करीब 24-25 हज़ार का आता है। और जो लोग फोटोग्राफी या ये वीडियोग्राफी में भी यूज़ हो
सकता है। ये कंपनी ने बनाया, ये लाइट रूम से सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट बात करता है और ये सारे नॉब्स डायरेक्टली सेटिंग कंट्रोल करता है, जैसे कि आपका कॉन्ट्रास्ट हो जाए, क्लैरिटी हो जाए, एक्सपोजर हो जाए, मतलब एक शॉट में आपको कहीं जाना नहीं है, एकदम फटाफट। और अगर आप यही डेली कर रहे हैं तो ये बहुत टाइम बचाता है, तो लोग खर्च करते हैं इसको लेने में और फ़ायदा भी होता है। जिनको है कि भैया मेरा काम यही है, मैं फ़ोटो ही कर रहा हूँ, तो लोग करते हैं इस पर खर्चा। दूसरी बात हो गई कि ये तो बहुत महंगा हो गया ना। अब बहुत लोग कहें कि नहीं यार थोड़ा सस्ता में करो, थोड़ा सस्ता में आप ये कर सकते हो, मीडी डिवाइस खरीद सकते हो। तो जो लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड होंगे या मुंबई में रहते होंगे, वो लोग इस तरह में बहुत भागते हैं। मीडी डिवाइस डिपेंड करता है आप कहाँ से खरीद रहे हो। अमेज़न में ये 12,000 में मिलेगा, अगर आपको सही जगह पता है तो अच्छे 7,000 में यही मिल जाता है। तो मीडी टू एल आर एक सॉफ्टवेयर है, जो मीडी टू एल आर करके सॉफ्टवेयर फ्री है, वो सॉफ्टवेयर लीजिए, मीडी डिवाइस लीजिए और आराम से सारे स्लाइडर्स को लॉक पे लगा दीजिए। तो आप फोटो आया, नॉब एडजस्ट करते करते चलते जाइए, कोई टेंशन नहीं है। फिर आपका पूरा हैबिट बन जाएगा। बहुत स्पीड से, जितने भी लोग लेते हैं बहुत हाई स्पीड से अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाते हैं। तो ये आप कर सकते हो, ताकि अगर बहुत ज़्यादा फाइल एडिट करना है, यानी कि बैठ के हाँ भैया शादी हो गया, आप सब लोग फ़ोन किया, सर अरे सर इंस्टाग्राम में कैसे डाले, अरे सर व्हाट्सएप पे नहीं डाल पा रहे सर, 5 मिनट हो गया सर, फोटो खींचे हुए तुरंत क्यों नहीं आ रहा। तो वो लोग ही सबके पीछे खर्च करते हैं, क्योंकि टाइम एक वो वैल्यूएबल होता है। ये महंगा पड़ जाता है ये, लेकिन आप कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा मुंबई में लेने की कोशिश करें। मुंबई में लोग बोलते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री है तो मीडिया डिवाइस ये सब बिना दिक्कत के मिल जाता है, तो कई बार आपको मिल सकता है। लोग तो कई बार तो बड़ा वाला खरीद लेते हैं, इसमें 24 नॉब्स होते हैं, सारे स्लाइडर को एक शॉट में कर दो कि भैया आपको कहीं देखना भी नहीं, मुझे पता है। फिर करते करते मसल मेमोरी बन जाता है, फोटो सो आप देख भी नहीं रहे हो क्या छिड़ रहा है, आपको पता है मसल मेमोरी बन गया है। तो ये एडिटिंग आप कर सकते हो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, लाइट रूम है क्या, हुआ क्यों है उसका। उम्मीद करना हो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला हो, कुछ समझ में आओ कि क्या है। अगर ऐसा है, आपको कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया, अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।